हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। काफ़ी इजी है, कुछ कुछ चीज़ें क्रिटिकल हैं, तो तुम लोग को थोड़ा दिमाग घूमेगा कि ये कैसे होगा। तो उस क्वेश्चंस को करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बिल्कुल एंड तक आपको बने रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE स्टूडेंट्स, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज बेसिकली और MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासेस और भी कोर्सेज हैं, और साथ ही में वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो बिल्कुल जाके आप देख सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे, और जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन स्टूडेंट्स, तो जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करने चाहिए, इस सारी चीज़ों पर तो इतनी ज़्यादा बातचीत हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि इस पर मुझे अब बात करनी चाहिए। सो क्विकली बस स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास। नहीं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वैसा वाला सेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में ही एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है, तो घबराना मत कि एनसीईआरटी बोल के मैम MCQs करा रही हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव ट्रू है, और क्वेश्चन आपका ये पूछा जा रहा है, द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू, द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू the average of the upper class limit and the lower class limit, the product of upper class limit and the lower class limit, the ratio of the upper class limit and the lower class limit। बेसिकली आपको ये बताना है कि जब भी हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, एक कोई सीरीज हमारे पास गिवन है, कोई 10 सीरीज हमारे पास गिवन है, तो हम ये बोलते हैं 5 इसका मिडिल पॉइंट है। तो ये कैसे फिगर आउट करते हो आप, कैसे निकालते हो? क्या हम एवरेज निकालते हैं, क्या हम अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट का प्रोडक्ट निकालते हैं, या उसका रेशियो निकालते हैं? जल्दी बताओ मुझे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड कर रखा है हम सभी ने, ये मत भूलना, नहीं तो बचपन में भी जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो ना, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या क्वेश्चन हो सकता है। कैसे समझ सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है। आप लोग एवरेज नहीं निकालते क्या, मीन निकालते हो ना, मीडियन निकालते हो ना, तो ऑफ कोर्स the average of the upper class limit and the lower class limit will be the answer of this one. Take a screenshot. Ratio of product कैसे हो सकता है? Done? Now second है, the frequency distribution of two variables is known as univariate, bivariate, multivariate distribution. जल्दी बताइए। इससे पहला वाला जो सेशन था एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पहला, जो मेरा लास्ट पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला जो हमारा सेशन था, जहाँ पे हमने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो कौन सा था? बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था। उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाई थी। उसमें मैंने आपको यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट तीनों के ही मीनिंग समझाए थे। तो आपको जल्दी से आंसर करना है ये वाला। ऑल ऑफ यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज नोन एज यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट या मल्टीवेरिएट। क्या आंसर होगा? देखो, जब भी 1 की बात होती है तो वो क्या होता है? यूनिवेरिएट। जब सिर्फ 1 सिंगल वेरिएबल का हम लोग पूरा एक क्वेश्चन करते हैं। जब मैं 2 वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाता है? बाईवेरिएट। जब 2 से ज़्यादा होता है तो वो मल्टीवेरिएट हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? 2 वेरिएबल्स का है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा बाईवेरिएट। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। चलो, थर्ड है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स इन classified data are based on actual values of observation, the upper class limits, the lower class limits या the class midpoints। मिडिल वैल्यू निकालते हो आप लोग? क्या उस पे बेस्ड है ये, या एक्चुअल वैल्यूज पे बेस्ड है, या तो अपर क्लास लिमिट आ रहा है या लोअर क्लास लिमिट आ रहा है? आपको बताना है जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर?
जब हम डेटा को क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग सीरीज़ में कर देते हैं, तो हमेशा मिडिल वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग आगे का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। रिमेंबर, जब हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, हम उसको डिस्क्रीट बनाने के लिए उसमें मिडिल वैल्यू निकाल देते थे, वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ना फोर्थ है हमारे पास रेंजेस। रेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, difference between the smallest and the largest observation, average of the largest and the smallest observation, या the ratio of the largest to the smallest observation। बताइए चारों में से कौन सा सही हो सकता है? रेंज की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ना मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो सबसे पहला जो सेलर होता है हमसे क्या पूछता है सेल्स पर्सन कि मैडम आपकी रेंज कितनी, आप ये बताइए कि कितनी रेंज में आपको चाहिए लहंगा। तो हम बोलते नहीं, ठीक है, नहीं 5 से 10 हज़ार के बीच में आप दिखाइए। तो ये 5 से 10 हज़ार के बीच का गैप क्या है? ये बेसिकली एक होता है रेंज। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसको स्लाइटली थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से हम डिफाइन करते हैं। रेंज का एक फॉर्मूला भी होता है जो हमने पढ़ा है, वही फॉर्मूला से आता है जहाँ पे हम लोग फिगर आउट करते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं होता है, वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। कैन देयर बी एनी एडवांटेज इन क्लासिफाइंग थिंग्स? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ। क्या चीज़ों को क्लासीफाई करने से, अलग अलग तरीके से बांटने से क्या कुछ फ़ायदा होता है? इज़ देयर एनी बेनिफिट? इज़ देयर एनी एडवांटेज? यू हैव टू टेल मी स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी। यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ। ये तो हम कर सकते हैं, आपकी लाइफ के डेली एग्जाम्पल्स आपको एक कोई शेयर कर दीजिए कि अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं तो सच में कोई एडवांटेज है कि बस आप फालतू का अपना काम बढ़ा रहे हैं अपन? बताइए। तो ऑफकोर्स अगर हम चीज़ों को क्लासीफाई करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है, हमें इफेक्टिव बनाता है, एफिशिएंट तरीके से हमारा काम होता है। तो ऑफकोर्स हमें चीज़ों को क्लासीफाई करना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन से दैट येस देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स एंड दीज आर इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी बाय मेकिंग इजी टू लोकेट अ स्पेसिफिक डेटा। अगर मैं चीज़ों को क्लासीफाई कर दूंगी, अगर मैं बना दूंगी, अगर एज ए टीचर मुझे क्वेश्चन पेपर्स बनाने रहते हैं कि भाई एक प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अलग बनेगा, है ना, प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर अलग है, बच्चों के यूनिट टेस्ट का पेपर अलग है, क्लासेस अलग है, तो अगर ऐसे में मैं सब एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें डाल दूंगी तो मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितनी ज़्यादा मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर मैं अलग अलग फोल्डर बना दूंगी कि ठीक है क्लास 12th का यहाँ पे फोल्डर है, क्लास 11th का ये फोल्डर है, यहाँ पे पेपर्स हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जब मैं चीज़ों को ऐसे क्लासीफाई कर दे रही हूँ तो मेरे लिए उस चीज़ को ढूंढना कितना आसान हो जा रहा है। सो दैट इज़ वाई वो मेरी एनर्जी भी बचा रहे हैं, मेरा टाइम भी बचा रहे हैं। नाउ इट फैसिलिटेट्स द एनालिसिस, टैबुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ऑफकोर्स मेरे लिए ईजी हो जाता है वाली चीज़। देन डेटा को कंपैरिजन करने में ईजी हो जाता है। इट ऑल्सो इज इट ईजी टू समराइज। तो बेसिकली अगर मैं चीज़ों को क्लासीफाई कर दूंगी तो जो आगे एक प्रोसीजर होता है ना, हम लोग पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, देन वी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज इट, देन वी क्लासीफाई इट, सो देन वी प्रेजेंट इट, है ना। तो ये जो पूरा हमारे पास एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कंपैरिजन सब आ रहा है, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज मैंने पहले डेटा को क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्लासीफाई करें हमारे डेटा को। ये हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बचाता है, जिसकी वजह से मैं बाकी काम अच्छे से कर पाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक स्पेसिफिक नोटबुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोग एक ही रफ कॉपी में 2 साल निकाल दोगे, 11th भी और 12th भी, बिकॉज ऐसे नोट्स तो बनाने रहते ही नहीं है क्लासेस में, बाकी अपने जो नोट्स बनाते हो वो डिफरेंट चीज़ है, तो उसी में सब लिखे जा रहे हो, तो मैं खुद समझ में नहीं आता कि आपने कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ लिखा है। तो अगर आप उसी के लिए एक स्पेसिफिक कॉपी बना लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ हमें समझ आ गई स्टूडेंट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स मेरे पास, व्हाट इज अ वेरिएबल एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्क्रीट एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। सो वेरिएबल तो हम सभी को पता है कि वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जिसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, राइट। अब इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास, डिस्क्रीट होता है और साथ में हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है।
डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हम लोग कोई भी चीज़ पॉइंटर्स में नहीं लिखते, पूरा होल नंबर में रहती हैं चीज़ें, लेकिन कंटिन्यूस में पॉइंटर्स वगैरह चल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ पूछ रही हूँ क्लास की कि कितने बच्चे आए हैं, तो आप ये तो नहीं बोलोगे मैम 12.5 बच्चे आए, मैं बोलूँगी या तो 12 आए या तो 13 बच्चे आए हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगी आपका वेट कितना है, तो आप बोल सकते हो मेरा 56.5 वेट है। अगर मैं आपसे मार्क्स पूछूंगी, आप बोल सकते हो मेरे 55.5 आए हैं। यानी यहाँ पे फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में आपका काम चल जाता है जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में। लेकिन जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हमारा क्या चलता है, होल नंबर्स ही चलते हैं, राइट। सो जल्दी से देख लेते हैं। सो अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर और द क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम इज नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो वैरी करता है, जो चेंज होता रहता है, जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन करोगे वही मेरा क्या होता है, वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होता है, समथिंग विच कैन वैरी, विच कैन चेंज। क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल वेट, इनकम, ये चेंज होते हैं, राइट। सो इट कैन बी ईदर डिस्क्रीट और योर कंटिन्यूस। सो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या आता है, अ वेरिएबल दैट टेक्स ओनली होल नंबर एज इट्स वैल्यू इज नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर लेता है, कोई भी ऐसा नहीं पॉइंटर्स डेसिमल में कोई नंबर नहीं है, तो कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वाले फॉर्म में हो रहा है, तो मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल आएगा। नेक्स्ट अब मेरे पास बात आती है कंटिन्यूस वेरिएबल की। अ वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रीजनेबल लिमिट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसा कोई भी चीज़ जो विद इन अ लिमिट में हमें कंटिन्यूस बेसिस पे हमें करना है ना, विद इन अ रीजनेबल लिमिट इज नोन एज अ कंटिन्यूस वेरिएबल, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू में भी हो सकता है। These variable increases in jumps और in complete numbers। 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, लेकिन जो आपका वेट है ना 51.2 है, फिर हो सकता है 52 हो जाए, फिर 53.4 हो जाए, तो ये पॉइंटर्स में ही बढ़ सकता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल उसी रेंज से बढ़ता है, होल नंबर्स के रेंज पे ही बढ़ेगा। लेकिन जो मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल है ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में भी बढ़ सकता है, ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ेगा, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में बढ़ सकता है। Now for example, number of people in a family, number of students in a class, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली आपके होल नंबर्स में डिस्क्रीट होंगी, सो दैट इज़ वाई मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। वहीं पे ये जो एज, हाइट, वेट हो गया, तो ये मेरे कंटिन्यूस वेरिएबल में काउंट हो जाएंगे। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, क्लियर, समझ गए क्वेश्चन वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक्सप्लेन द एक्सक्लूसिव एंड द इंक्लूसिव मेथड यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी हैं, उसमें हमने कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ा है जहाँ पे क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़े, मिड वैल्यू पढ़ा है, ओपन एंड सीरीज पढ़ा है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ऐसी सीरीज के बारे में पढ़ा है। अब जब मेरे पास दो टाइप की सीरीज आती है, एक देखना, एक सीरीज है मेरे पास, सपोज आप ऐसे मान लीजिए 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 एंड 30 से लेके 40। एक यहाँ पे सीरीज होगी मेरे पास 1 से लेके 9, 10 से लेके 19, 20 से लेके 29 एंड देन वी हैव 30 to 39। क्या दोनों सीरीज में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? क्या दोनों सीरीज में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले आप मुझे बताइए। ये वाली जो सीरीज है यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो टर्म है बाद में जाके ये L1 बन रहा है, ये दिस इज L1, दिस इज L2, तो ये जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से मेरी साइकिल चल रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये वाले पैटर्न में 1 से 9 आ गया, 10 से 19, 20 से 29, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट रिपीटिंग। क्लियर। अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे देखनी है, अगर मैं बोल रही हूँ 1 से लेके 10 और फिर यहाँ से शुरू हो रहा है 10 से लेके 20, तो आप ये बोलोगे मैम कि 10 आएगा किस में? तो याद रखना 1 से लेके 10 से मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ 9 तक की वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ, 10 से लेके 19 की वैल्यू यहीं पे आएगी, मतलब ये डिनोट यही वाले डेटा को कर रहा है, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाली जो सीरीज है ये A है और ये वाली सीरीज मेरे पास B है। ये जो A सीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्सक्लूसिव सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड।
अनइंक्लूसिव में क्या है कि हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई कर देते हैं और वो जो लिमिट आप देख रहे हो वो रिपीट नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। तो ए जो है मेरे पास एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगा, बी मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज हो जाएगा। क्लियर? सो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है, द क्लासेस बाय दिस मेथड आर फॉर्म्ड इन सच अ वे that the upper class limit of one classes equals the lower class limit of the next class। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये next class जो आप देख रहे हो इस तरीके से repeat हो रहा है। Clear? ओके, दस द कंटिन्यूटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन। कंटिन्यूस वे में चल रहा है, जो साइकिल चल रही है हमारी यहाँ पे 10 यहाँ पे आया, फिर 20, फिर 20, फिर 30 आया, फिर 30 यहाँ पे आया। तो एक कंटिन्यूस तरीके से हमारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। द अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड बट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल। सो दिस मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द डेटा ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल। तो अगर मेरे पास कंटिन्यूस बेसिस पर कोई डेटा है, अब जैसे कि यहाँ पे 1 से 9 है, फिर 10 से 19 है, अगर कोई मेरे पास डेटा 10.5 हुआ तो कहाँ जाएगा, इस वाली सीरीज में, या मैं बोल रही हूँ 9.5 हुआ तो, सॉरी 9.5 हुआ, जैसे कि यहाँ पे अब कहाँ जाएगा, अब जैसे कि यहाँ पे था तो इधर ही इंक्लूड हो जा रहा था वो, लेकिन ये तो आपने 9 पे स्टॉप कर दिया। तो जब भी कंटिन्यूस होगा, बिकॉज हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया है, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है मेरे पास कंटिन्यूस वेरिएबल। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है, होल नंबर से वेरिएबल है, तो आप इस चीज में ये वाला फॉलो कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे तो आपसे यही वाला फॉलो हो पाएगा। क्लियर? समझ गए इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। ओके, इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है, दिस मेथड डज नॉट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट इन द क्लास इंटरवल, इट इंक्लूड्स द अपर क्लास इन द क्लास, दस बोथ द क्लास लिमिट्स आर पार्ट ऑफ द क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15। तो इस तरीके से ब्रेक आ जाए, थोड़ा सा गैप आपको देखने को मिल रहा है, पॉइंटर्स में गैप देखने को मिल रहा है। और पॉइंटर्स वाली चीजें कहाँ पे आती है, वो कंटिन्यूस सीरीज में आती है, इसमें तो नहीं आती। दैट इज वाई इधर क्या रहता है, डेफिनाइट आपको देखने को मिलेंगे नंबर्स, या मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से आपको होल नंबर्स में चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन से वाले केस में, जब मैं बात करती हूँ इंक्लूसिव की, इसलिए ये मेरा एक्सक्लूसिव हो जाएगा और ये मेरे पास इंक्लूसिव हो जाएगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यूज द डेटा इन टेबल 3.2 दैट रिलेट टू मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 50 हाउस होल्ड्स एंड वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस गिवन ओवर है। तो ठीक है, सबसे पहले टेबल देख लेते हैं 3.2। तो ये हमारे पास टेबल है 3.2, यहाँ पे 50 लोग का पूरा मुझे हाउस होल्ड गिवन है, मंथली एक्सपेंडिचर की मंथ वाइज खाने पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो हमें सॉल्व करने हैं। पहला क्या है, ऑब्टेन द रेंज ऑफ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अब रेंज क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, हाईएस्ट वैल्यू देखो, एक तो मुझे यहाँ पे 5 का दिख रहा है, तो अब हम 5 से देखते हैं कि 5 से और कोई शुरू हो रहा है क्या, 5000 में कुछ है क्या और नहीं, तो ये मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। लोएस्ट वैल्यू मेरा 1 से ही शुरू होगा, लेकिन 1 में भी मैं देखती हूँ 0 0 कुछ है, तो एक ये मुझे दिख रहा है। इसके अलावा कोई छोटा है क्या, 1007 के अलावा और कोई छोटा हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, ये 19 है, ये 12 है, ये 11 है, 10 से और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या देखना है, ये समझ आ गया कि मेरे पास ये हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी और ये मेरी क्या हो जाएगी, लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी। यही तो रेंज होता है। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगी, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास 5090 एंड लोएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 1007। तो दोनों को जब मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है 4083। तो ये क्या हो गया मेरे पास रेंज, क्योंकि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 5090 से माइनस करना है 1007 को, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4083। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट।
समझ गए? तो जब भी हम लोग को रेंज निकालना रहता है ना स्टूडेंट्स, तो रेंज का फॉर्मूला ही होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, रेंज को फिगर आउट करने के लिए जो टेबल गिवन था उससे मैंने एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आ गई थी 5090 और मेरे पास लोएस्ट वैल्यू आ गई थी 1007। फिर कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ माइनस करना था। तो मेरे पास 4083 मेरे पास वैल्यू आ गई थी। क्लियर? ओके, हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, divide the range into appropriate number of class intervals and obtain the frequency distribution of the expenditure। तो बेसिकली अगर मुझे बोला जा रहा है कि मुझे रेंज में डिवाइड करना है, यानी मुझे क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स के साथ साथ मुझे क्या करना है, एक और चीज़ ये करनी है, आई थिंक हम इसको बना सकते हैं, है ना, 1000 से 2000, 2000 से 3000 भी बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक इन द मल्टीपल्स ऑफ 50s एंड उसके बाद हम लोग टेरी बार्स ही बना सकते हैं। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि यस, जैसे कि मैंने बोला 50s वाले में भी ले सकते हैं कि 1000 टू हमारा हो जाएगा 1500, बिकॉज जो हमारे पास डेटा आया है उसमें हमारे पास 1400 वाला डेटा भी काफ़ी है। और ये 1500 ऐसा वाला डेटा भी है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। सो लेट्स डिवाइड इट, है ना। तो पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, 1000 से लेके 1500 कर लो। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, देन 1500 से लेके आप ये कर सकते हो। सो लेट्स सी, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1000 से मैंने कर लिया 1500, फिर 1500 से मैंने कर दिया 2000, 2000 से 2500, 2500 टू 3000, 3000 टू 3500, 3500 टू 4000, 4000 टू 4500 एंड योर 4500 टू 5000 एंड 5000 देन 5500। अब ये जो मेरे पास जो सीरीज़ मैंने बनाई है, ये कौन सी क्लास इंटरवल्स बनाई है, मैंने एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाई है, कंटिन्यूस वाली। ठीक है, बिकॉज हमें बोला ही गया था क्वेश्चन में कि हम लोग को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है क्लास इंटरवल्स का। अब देखो, सबसे पहले जो मैंने डेटा लेना है वो मैंने लिया है 1000 से लेके, है ना, 1500 तक, यानी 500 का हमने पूरा वो बनाया है। कितने हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, तो कैसे देखोगे, जैसे कि थाउजेंड्स में देखो, ये तो 19 वाले में आएगा तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, थाउजेंड्स में देखेंगे, थाउजेंड्स में देखो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो कम, दिस विल कम। इस तरीके से मेरे पास डेटा आ जाएगा। क्लियर? लेकिन स्टूडेंट्स पहले ऐसा करो ना, अभी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसके थ्रू बाकी क्वेश्चंस को कर पाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जो टेबल है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? तो सबसे पहले मैंने ऐसे करके जोड़ दिया कि हमारे पास ये भी आ जाएगा, राइट। तो जो पहला मेरे पास आ रहा है डेटा, तो ये मुझे देखना है कि 1000 से लेके 1500 तक हमारे पास 20 फ्रीक्वेंसी आ रही है। वैसे हमने इसको काउंट भी किया है, तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एकदम एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आई है कि 1000 से लेके 1500 तक हमारे पास 20 की वैल्यू आई है। तो जल्दी से इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आप बोलोगे टेली बार्स कैसे बनते हैं, मैंने हमेशा सिखाया आपको कि 1 2 3 4 और अब 5 के लिए अपन यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देते हैं। देन अगेन 20 है तो ये 5 हुआ, फिर मैं बनाऊंगी 1 2 3 4, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या होता है मेरे पास, टेली मार्क्स ही बोल सकते हो और टेली बार्स ही बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। समझ गए? इस तरीके से बनाना है। फिर मुझे देखना है कि 1500 से लेके 2000 तक मेरे पास कितने आ रहे हैं, 13 आए। सेम आप वैसे ही देखोगे। अब मुझे 1500 से देखना है, तो देखो 1500 से कितने आएंगे, ये आ जाएगा एक, तो इसमें नहीं है। 1500 से हम लोग 2000 तक देख रहे हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले देखो 1500 से कोई है क्या हमारे पास, नहीं। 1500 से 2000 और देखो,
1500 से 2000, राइट। तो इस तरीके से फिर हमें काउंट करना है और फिर उसको जाके हम यहाँ लिख देंगे। कितना है हमारे पास वैल्यू? 13। तो इस तरीके से मुझे डेटा बनाना है। सिमिलरली मैं 2000 से 2500 का भी यहाँ पे देखूंगी कितना है मेरे पास। ठीक है, 2000 से 2500 ये वाला आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 2500 बोला है हमने, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। 5 है हमारे पास यहाँ पे। एक और है क्या वैल्यू? 2500 तक, हाँ ये भी है ना। 6 आ रही है वैल्यू। सो लेट्स सी। ठीक है, राइट। तो ऐसे आपको अपने टेली बार्स बनाने हैं और ये आपका पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा उसका लेके। ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास? तो ये हमने बना दिया। अब क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज लेस देन 2000। तो लेस देन 2000 किसका है हमारे पास? यहाँ से देखने को मिल जाएगा। लेस देन 2000 बोला है, तो लेस देन 2000 यानी इनसे पहले वाला डेटा, क्योंकि 2000 से 2500 वाला डेटा यहाँ पे, तो लेस देन 2000 यानी मैं इनको देखने वाली हूँ। तो मेरे पास डेटा कितना आ जाएगा? 33 का। तो लेस देन 2000 कितने हो जाएंगे मेरे पास? 33 लोग। समझ गए इस चीज़ को? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अब देखो लेस देन 2000 होते मुझे फिर से पूरा कैलकुलेट करना पड़ता, तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने क्लासीफाई कर लिया था उसको, ऐसे मैंने बना लिया अपने टेबल फॉर्म में, तो अब मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया फिगर आउट करना कि अगर 2000 से कम बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों क्लास इंटरवल्स का बोल रहे हैं, तो मेरे पास 20 + 13 हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई जो मेरे पास जो पूरा डेटा आया है वो कितने का आया है? 33 का आया है। समझ गए इस चीज़ को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमारे पास? मोर देन 3000। अगर मोर देन 3000 बोल रहे हैं यानी मेरे पास ये वाला पूरा डेटा आ जाएगा, ये वाला पूरा डेटा आ जाएगा कि नहीं आएगा? राइट। सो दैट इज वाई मेरे पास कितने आ गए? 6, क्योंकि हमें ये वाला डेटा कैलकुलेट करना है। 2 + 1 कितना हो गया? 3, देन 2 + 1 हो गया 3। तो मेरे पास पूरा डेटा कितने का आ गया? 6 का आ गया। बिकॉज क्वेश्चन क्या था हमारे पास? मोर देन 3000। तो ये रहा हमारे पास डेटा। क्लियर? तो इसलिए क्लासिफाई करना डेटा को काफी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास क्वेश्चन? जल्दी से देख लेते हैं। बिटवीन 1500 टू 2500। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1500 टू 2500, यानी ये दो डेटा पूछ रहे हैं आपसे। अगेन हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 19 आ जाएगी। क्लियरली यहाँ पे भी लिखा है, बिकॉज 1500 टू 2500, यानी ये दो आपसे डेटा सेट के बारे में बात की जा रही है। तो 19 मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर? तो पहले वाले का आंसर मेरे पास 33 आया, उसके बाद 6 आया एंड लास्ट मेरे पास आया 19। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मार्क्स के आने वाले हैं, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, गलती नहीं करनी है। जैसे आप अपने ही पूरा टेबल बनाते हो, टेली मार्क्स बनाते हो, इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सिटी 45 families were surveyed for the number of cell phones they used. Prepare a frequency array based on these replies as recorded below. तो मेरे पास 45 फैमिलीज हैं। अब मैं सबका एक एक करके लिखूंगी तो सीरीज नहीं होगी। अब जब भी मुझे क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे पास कितना रिपीट हो रहा है। एक 1 हो रहा है, 2 है, 3 है, 4 आ रहा है क्या? 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 भी है और 8 है क्या? नहीं, 8 नहीं है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 1 कितने हैं मेरे पास, 2 कितने हैं मेरे पास, 3 कितने हैं। अच्छा 0 भी है हमारे पास, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके अलावा और कोई वैल्यू है हमारे पास? नहीं, 8 नहीं है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको आप अच्छे से नीचे लिख दो। कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझे क्या बनाना है? एक टेली मार्क्स वाला टेबल बनाना है इधर। है ना, जैसे कि अपना यहाँ बना है। वेट, इसको मैं साइड कर देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। वेट, इसको हम हटा ही देते हैं, इट्स बेटर, है ना। चलो,
तो सबसे पहले क्या है, आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके टेबल बनाया, लास्ट में टोटल, क्योंकि हमारे पास 45 आना चाहिए, 45 फैमिलीज है हमारी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 कितनी बार आया। 0 तो आई थिंक एक बार ही आया है ना, तो 0 हमारे पास एक बार ही आया, तो एक बार हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है कि कितने लोगों के पास सिर्फ एक फ़ोन है, तो आप पहली सीक्वेंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, ठीक है। तो एक का कितना है, 7 है, ठीक है, सही है। अब है 2, 2 को देखते हैं, 2 एक तो ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 है, हाँ 15 है मेरे पास वैल्यू। चलो 15 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 स्मार्टफोन्स हैं अपने पास। नेक्स्ट है मेरे पास 3 कितने हैं, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है क्या, हाँ 12 मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली 4 का भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई यहाँ पे। फिर क्या है, 5 फ़ोन कौन रखता है भाई, देखते हैं, एक हो गया 1 2 ही हैं, ठीक है। 6 कितने हैं देखते हैं, चलो जल्दी से, 6 कितने हैं मेरे पास, 1 2 और कोई 6 दिख रहा है नहीं, 6 भी मेरे पास 2 हैं। और 7 फ़ोन वाला कौन है, जिसके पास 7 फ़ोन है, वो एक ही आदमी है भाई, गजब है, ठीक है। तो 1, तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा इसका, 45। क्लियर। तो ऐसे सिंपल तरीके से हमें इसको क्लासीफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है बिल्कुल ना है आपके क्वेश्चन पेपर में, बिकॉज इट्स वेरी इजी ना। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। डन। समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को, पहले मुझे ये बताओ। इजी है ना ये वाला तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, व्हाट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इन क्लासिफाइड डेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का गुम जाना, है ना। सो बेसिकली द क्लासिफाइड डेटा समराइजेज द रॉ डेटा एंड मेकिंग इट इनटू कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, है ना। सो इट डज नॉट शो द डिटेल्स दैट आर फाउंड इन द रॉ डेटा। जब हम लोग रॉ डेटा को कैलकुलेट करते हैं, उसमें तो जो डेटा मिलता है उसको बस उठा के ले आए, उसको बाद में हम क्लासीफाई करना शुरू करते हैं जितना हमारे लिए नीड है। अब जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो हम पूरा का पूरा रॉ डेटा नहीं उठाते, उसमें से जो नेसेसरी हम सिर्फ वो ही उठाते हैं। तो कई बार होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है वो भी कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाए, right? So once the data are grouped into classes, an individual observation has no significance in further statistical calculation. Further, the statistical calculations are based on the values of the class marks, ignoring the exact observation of the data, leading to the problem of loss of information. तो basically जब मैं raw data में से इसको डिफरेंट क्लासेस में बनाती हूँ तो उसके बीच में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, बिकॉज हम लोग क्लासीफाई करते हैं जितना नीडेड है हमारे लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ वो ही लेते हैं, उससे अलावा मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगी। तो उस बीच में हो सकता है कि एक आध इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो कब होता है, जब हम लोग रॉ डेटा को क्लासीफाई करते हैं। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू एग्री दैट क्लासिफाइड डेटा इज बेटर देन रॉ डेटा एंड वाई। देखो रॉ डेटा क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, क्लासिफाइड नहीं रहता तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है, एकदम कंसाइज वे में जल्दी से हम उसको समझ नहीं सकते। लेकिन जब मेरे पास एक रॉ डेटा के अलावा अगर हम बात करते हैं कि रॉ डेटा को ही जब हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं तो हमारे लिए वही सिचुएशन बेटर हो जाती है। कैसे, लेट्स सी। सो द रॉ डेटा आर यूजुअली लार्ज and fragmented. It is very difficult to draw any meaningful conclusion from them. Classification makes the raw data comparable and comprehensible by separating them into groups.
When facts of similar characteristics are placed in the same class, it enables one to locate them easily and make comparison, draw inferences without any difficulty. Therefore, classified data is better than raw data. देखो raw data जो रहता है उसमें जो information रहती है clear नहीं रहती, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती. अगर उसी चीज़ को मैं क्लासीफाई कर दूंगी तो मेरा टाइम भी बचाएगा, मैं कंपैरिजन भी कर पाऊंगी, चीज़ों का एनालाइज भी कर पाऊंगी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर मी कि मैं रॉ डेटा को क्लासीफाइड डेटा में कन्वर्ट करूँ. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए हमेशा क्लासिफाइड डेटा को ही हम स्टडी करते हैं. रॉ डेटा पे कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जब तक, क्योंकि उससे हमें कुछ समझ नहीं आएगा. पहले चीज़ों को क्लासिफाई करो फिर स्टडी करो. चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी. डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिवेरिएट एंड योर बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक स्टार्टिंग में ही हमने इसका एक क्वेश्चन देखा था, मैंने अभी आपको बताया था. जब हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल के बेसिस पे पूरा कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, तो मेरे पास क्या हो जाता है, यूनिवेरिएट. वहीं पे अगर मैं दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर रही हूँ तो मेरे पास बाईवेरिएट हो जाता है. अगर मैं उससे ज़्यादा कंपैरिजन कर रही हूँ तो मेरे पास मल्टीवेरिएट हो जाता है. ठीक है. So the frequency distribution of a single variable is called univariate distribution. Income of people, marks scored by students, etc. are examples of univariate distribution because आप सिर्फ एक चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, या तो इनकम हो सकता है, एज हो सकती है, मार्क्स हो जाता है. जब आप एक सिंगल चीज़ों को लेके चेंजेस को स्टडी कर रहे हो, वहीं पे अगर मैं एक से ज़्यादा यानी दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रही हूँ, साथ में उनके बीच का एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि सेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वेट एंड हाइट हो गया, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स हो गया, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ, मेरे पास दो चीज़ें जिसके बेसिस में मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो वही मेरे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन. सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, weight and height of the individuals, etc. are examples of bivariate distribution. ठीक है? Take a screenshot now. समझ गए कि नहीं समझे? ओके. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. जल्दी. इंक्लूसिव डेटा क्या होता है, जहाँ पे मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेटा के बीच में, सीरीज के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो उसी को एनालाइज करके एक बार कोशिश करके देखिए कि ये वाला क्वेश्चन हमसे कैसे होगा. ऑल ऑफ यू गिव इट अ ट्राई. कोशिश तो करके देखो, फिर देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. पहले ट्राई करके देखेंगे सभी. ऑल ऑफ यू विल गिव इट अ गुड ट्राई एंड देन वी विल फिगर इट आउट कि वो चीज़ हमसे हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हमें क्या उन्हें बोला है कि 7 के उसके बेसिस हमें क्लास इंटरवल्स बनाने, यानी जो मेरा पहला ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से शुरू हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन अपन 0 से ही बनाएंगे. सो 0 से हो गया 7. उसके बाद क्या बनाओगे आप लोग, 8 प्लस यहाँ पे लोगे 15, फिर यहाँ से आप लोगे 16 से ले लोगे 23. ऐसे करके आपको 7 का डेटा बना रहा है. लार्जेस्ट डेटा मेरे पास कितना जा रहा है, 32 भी जा रहा है. ओके, तो मतलब हमें जाना पड़ेगा 40 तक. कितना, 7 का, तो 39 तक हमारा जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि मेरा सबसे बिगेस्ट डेटा कौन सा है मेरे पास, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है यहाँ पे गिवन है मुझे. लेट्स क्विकली एनालाइज. आई थिंक 37 ही दिख रहा है मुझे. हाँ, तो 39 के विद इन आ जाएगा. तो मेरे क्लास इंटरवल्स क्या हो जाएंगे, 0 से 7, 8 से 15, 16 से 23, देन अगेन 24 से मेरा 31 हो जाएगा एंड 32 से 39 हो जाएगा. ये कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, ये मेरा एक तरीके से डिस्क्रीट वेरिएबल में चलेगा. होल नंबर्स में ये पॉइंटर्स में मुझे कुछ नहीं गिवन, और क्वेश्चन में भी गिवन है मुझे कि इंक्लूसिव बनाना है. इंक्लूसिव में क्या होता है कि मेरे ये जो लास्ट टर्म से रिपीट नहीं करते हैं,
उनके बीच में गैप रहता है, होल नंबर्स के केस में ही हो सकता है। अभी मैंने आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के बीच में डिफरेंस दिखाया था। तो अगर मैं 0 से लेकर 7 के बीच में कंपेयर करूं तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, जल्दी से देखते हैं। पहले वाला देखो 0 से 7 कितनी वैल्यूज आ रही हैं, फिर यहाँ पे देखो सो कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड वी हैव 15। तो बिल्कुल 15 वैल्यूज है मेरे पास। एंड टेली मार्क्स कैसे बनता है, 1 2 3 4 एंड देन यू हैव 5, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से बनता है। इसलिए मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो 15 है मेरा फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने टेली मार्क्स बना दी, या टेली बार्स भी बोल सकते हो, दोनों ही मेरे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो डेटा है वो शुरू हो जाएगा मेरे पास 8 से लेके 15 तक। तो लेट्स सी 8 से लेके 15 तक, तो यही हो गया, एक ये हो गया, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन वी हैव 14 एंड 15। हाँ करेक्ट। तो अब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई इसकी, और कोई वैल्यू तो नहीं रह रही मेरे पास 15 तक। एक बार क्विकली क्रॉस चेक करेंगे जल्दी से स्टूडेंट्स। पहले वाले में हमारे पास यही वैल्यूज हैं 15 तक। हाँ अब कैलकुलेट करो, 1 then you have 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यस, तो मेरे पास 15 वैल्यूज हैं। अगेन मेरे पास सेम वैल्यूज यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास सिनेरियो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 16 से लेके 23 तक। लेट्स सी 16 से लेके 23 तक, एक हो गया 23, यहाँ पे आ गया 21, यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे आ गया 17। इस तरीके से आपको फिगर आउट करना है। 16 है, क्लियर होपफुली। अब तुम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा कैसे निकालना है मुझे वैल्यू। ठीक है, वी हैव टिल 23 ना, यस। तो मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है इसकी, 14। सिमिलरली 24 से 31 मेरे पास 11 आ जाएगा, एंड 32 से 39 मेरे पास वैल्यू आ रही है 5। तो मेरे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने लोग का था, 60 लोग का था। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 आ गया, मतलब हाँ मैंने सही कैलकुलेट किया है। समझे इस चीज़ को, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। फाइन स्टूडेंट्स, डन। ऐसा क्वेश्चन वैसे बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेकिन अगर गलती से ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी है ना तो उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक एक चीज़ को गिनना। और फिर क्या होता है ना, अगर याद रखना कि अगर आपका ये 60 नहीं आ रहा, मतलब जो टोटल काउंट है वो नहीं आ रहा है, तो मतलब गड़बड़ करिए, तो आपको 3-4 बार चेक भी करना पड़ेगा। तो आपका दिमाग वही लगा रहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो दैट इज़ वाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसको सबसे आखिरी में आपको करना है। क्लियर, इतना समझ आ गया, पक्का। चलो स्टूडेंट्स, तो बस यही था हमारा आज का सेशन, जहाँ पे हमने पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आने वाले सेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले। तो आपको बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन से बने रहना है स्टूडेंट्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths, Crash Course and Spoken English course भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड ट्विटर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इसी तरीके से आपको बने रहना है। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।